गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्टिलेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आगे लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट टॉपिक था मैंने उसमें आपको दो सब टॉपिक्स कवर करवाए थे। एक तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन था एंड सेकेंड वन वाज द स्टीम डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट जो आज हम कंटिन्यू करेंगे वो हम करेंगे डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन under reduced pressure। एक चीज और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी यहाँ। मैंने अपने कुछ लेक्चर्स में कमेंट्स देखे थे स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम नोट्स चाहिए या हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो मैंने जब भी आपके हमें एनाटॉमी के या फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में मैंने कुछ बुक्स का रेफरेंस दिया था। जो आपका जो ये सिलेबस है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है, जो मैं आपके वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करवा रही हूँ। तो इसमें आप डिप्लोमा फार्मेसी की कोई भी बुक्स, जैसे अगर हम स्यूटिक्स की बात करें तो इसमें आप SP अग्रवाल, AK गुप्ता या कोई भी राजेश खन्ना, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है या डिग्री लेवल की बुक आपको जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है और अच्छे से समझ में आ जाती है, आप इसके लिए कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। इसमें नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आप लेक्चर सुनते टाइम अपना एक कॉपी या पेन ज़रूर साथ में रखो, ताकि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ अगर आप वो पॉइंट्स नोट कर लोगे और उसके बाद उसको अपनी बुक से रीड करोगे तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का क्या मीनिंग है? जो डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर है उसके वो हम उन ड्रग्स के लिए या उन लिक्विड्स के लिए करते हैं विच आर thermolabile in the nature। the liquids which are thermolabile in the nature। थर्मोलेबाइल लिक्विड्स का क्या मतलब है कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है वो हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं। थर्मोलेबाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो हायर टेम्परेचर के ऊपर डिग्रेड हो जाते हैं, जिनको हम अपने बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं कर सकते। जैसे डिस्टिलेशन की मैंने एक कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि डिस्टिलेशन कब होता है। डिस्टिलेशन में मेन प्रोसेस क्या है, बेसिक स्टेप्स, कि पहले हम लिक्विड को हीट करते हैं, जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जब वो हीट होना शुरू हो जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वेपर्स बनेंगे। वो वेपर्स हम कंडेंस कर देते हैं और उन कंडेंस्ड वेपर्स जो है वो लिक्विड की फॉर्म में हमारे पास एज ए डिस्टिलेट कलेक्ट हो जाते हैं। यही बेसिक प्रोसेस था। अब हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे पास जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो आती है थर्मोलेबाइल जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनके केसेस में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज कोई भी लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, उस लिक्विड का सपोज बॉइलिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस। एक्सक्यूज मी, 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है? बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है? यानी जब हमें इसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी तो हमें इस लिक्विड को एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो वेपर्स हैं, एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जो वेपर्स हैं, वेपर्स वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी बनने शुरू हो जाते हैं। इवेपोरेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट तक ही उसको हीट करना है, लेकिन डिस्टिलेशन की प्रोसेस में ये जरूरी है कि हमें उसे अब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़ेगा। उसे हीट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसके मैक्सिमम वेपर्स बनाने के लिए, अगर वेपर्स मैक्सिमम बनेंगे तभी तो हमारे पास डिस्टिलेट मैक्सिमम कलेक्ट होगा। तो इसलिए ऑब्वियसली हमें इस लिक्विड को हमें 70 डिग्री सेल्सियस तक तो हीट करना ही पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट तक। जब ये 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा तभी प्रॉपर बॉयल होना शुरू होगा, तभी इसके वेपर्स बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये जो लिक्विड है हमारा, ये हमारा जो लिक्विड
बड़ी है थर्मोलेबाइल है नेचर में। थर्मोलेबाइल का मतलब कि अगर हम इसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो इसमें डिग्रेडेशन हो जाती है, ये स्टेबल नहीं है इतने हाई टेम्परेचर पे। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। अब प्रेशर कैसे रिड्यूस करते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा वैक्यूम। वैक्यूम अप्लाई करते हैं हम इसमें बाय अप्लाइंग द वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर रिड्यूस करने के लिए ही होता है, क्योंकि अगर हम वैक्यूम अप्लाई करके इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करने का मतलब है कि अगर हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, पहले अगर ये 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता था, तो अब ये सपोज 50 या 50 डिग्री, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज बॉयल देखो कब होगी, किसी भी चीज की बॉइलिंग, किसी भी लिक्विड की बॉयल, एक कंडीशन आप ये समझो कि कोई भी चीज बॉयल कब होगी, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके वेपर प्रेशर से। when the vapor pressure of a liquid will be equal to atmospheric pressure, ये कंडीशन आप ध्यान में रखो कि अगर किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही उसके जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होंगे। अगर हम किसी भी प्रोसेस से सरफेस का यानी एटमॉस्फेयर का, लिक्विड के सरफेस का प्रेशर रिड्यूस कर दे, प्रेशर कम कर दे, तो ऑब्वियसली उसका हमें बॉयल भी कम टेम्परेचर तक करना पड़ेगा, कम बॉइलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी लिक्विड बॉयल कब होगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से आपको थोड़ा सा इसका इजीली समझ में आ जाएगा। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है फॉर द डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। दो डायग्राम्स है मेरे पास। ये जो डायग्राम है दैट इज द वैक्यूम स्टीम, वैक्यूम स्टीम, और ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर द क्लेजन फ्लास्क, क्लेजन फ्लास्क एपरेटस फॉर डिस्टिलेशन। लेबलिंग मैंने दोनों में नहीं की, आपको पता ही है कि लेबलिंग मैं इसीलिए नहीं करती ताकि आपको पढ़ाने के साथ साथ जब इसकी लेबलिंग करूंगी तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। पहले इस डायग्राम को देखते हैं। अब जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर जब हम करते हैं तो उसके लिए हम एक एपरेटस हम वही यूज करेंगे, एक तो फ्लास्क जिसके अंदर हमने अपने मटेरियल को यानी लिक्विड को हीट करना है, दूसरा हम उसमें यूज करेंगे कंडेंसर ताकि हमारे जो वेपर्स हैं वो कूल हो जाए, और तीसरा हम उसमें यूज करेंगे रिसीवर। वही तीन चीजें मैंने इसमें की हुई हैं। ये मेरे पास है यहाँ पर रिसीवर, ये डायग्राम आपकी सभी बुक्स में मिल जाएगा आपको। ये यहाँ मेरे पास है कंडेंसर, यहाँ से आपके जो है ये वेपर्स पास होंगे कंडेंसर से, कंडेंसर के अंदर जो पाइप जा रही है, और ये जो मेरे पास है फ्लास्क, फ्लास्क यानी इस फ्लास्क को हम बोलते हैं क्लेजन फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में देखो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अभी तक जो हम यूज कर रहे थे सिंपल फ्लास्क, यहाँ मैंने जो यूज की हुई है, यहाँ मैंने यूज की हुई है डबल नेक फ्लास्क, दो नेक है फ्लास्क की, दिस इज द डबल नेक फ्लास्क, इसलिए इसको हम क्लेजन फ्लास्क कहते हैं। ये जो डबल नेक फ्लास्क है इसके एक नेक के अंदर यहाँ तो हमने ये डाली हुई है कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, और दूसरी जो नेक है यहाँ हमने यूज किया है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर ताकि हमें टेम्परेचर का पता चल जाए कि किस टेम्परेचर के ऊपर हमारे लिक्विड की बॉइलिंग शुरू हो गई है। अब जिस लिक्विड को हमने हीट करना है उस
फ्लास्क में डालेंगे। एक और चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि इसको जो हम हीट करते हैं इसको कभी भी हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, इसके लिए हम वाटर बाथ या ऑयल बाथ यूज करते हैं हीटिंग के लिए। वाटर बाथ और ऑयल बाथ। वाटर बाथ और ऑयल बाथ हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है जो हमारी ड्रग है या जो हमारा लिक्विड मटेरियल है या जो सब्सटेंस है जिसको हमने डिस्टिलेट की फॉर्म में कलेक्ट करना है वो थर्मोलेबाइल है। तो उसकी इसी नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने इसको डायरेक्ट हीटिंग ना करके वाटर बाथ या ऑयल बाथ यूज करके इसको हमने हीट करना है। अब जब इसको हम वाटर बाथ और ऑयल बाथ से हम हीट करेंगे, जैसे सपोज अगर हमने 50 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है कि हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस कर दिया 70 से 50, तो जो वाटर बाथ और ऑयल बाथ है उसका टेम्परेचर आपने अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मेंटेन करना है ताकि आपकी इसकी जो हीटिंग है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि अब डायरेक्ट तो आप हीट कर नहीं रहे। अब लिक्विड को आपने डाल दिया ग्लेसन फ्लास्क के अंदर, इसके अंदर आपने कैपिलरी ट्यूब फिट की हुई है। ये कैपिलरी ट्यूब आपने इस तरह से इतनी थिन है, ये जो इसकी कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो ल्यूमन है वो इतना थिन है कि उसमें से जस्ट आपकी एक्सेस ऑफ गैसेस ही पास होंगी, उसमें से कोई भी लिक्विड बम्पिंग के थ्रू पास नहीं होगा। और ये कैपिलरी ट्यूब डालने का पर्पस इसमें क्या है कि इसमें जो लिक्विड की बम्पिंग है वो ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें बम्पिंग होगी, तो उस बम्पिंग के रिस्क को खत्म करने के लिए हमने इसमें कैपिलरी ट्यूब डाली है। यहाँ हमने इसमें थर्मोमीटर डाला है ताकि इस थर्मोमीटर से हमें टेम्परेचर पता लगे कि किस टेम्परेचर के ऊपर हमारा लिक्विड हीट हो रहा है। अब जैसे जैसे इसमें हीटिंग होगी इसके बॉइलिंग पॉइंट से यहाँ पर हमारे जो है कंडेंसर से इसके वेपर्स पास होंगे, ये वेपर्स यहाँ से कंडेंस हो गए, यहाँ हमारे पास ये रिसीवर में कलेक्ट होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ जो मैंने इसके साथ ये अटैच किया हुआ है, दिस इज द वैक्यूम पंप। वैक्यूम, दिस वन इज द वैक्यूम पंप। यहां अब इस वैक्यूम पंप का क्या पर्पस है? इस वैक्यूम पंप का क्या पर्पस है? इस वैक्यूम पंप के बेस पे ही तो हमारी ये प्रोसेस हो रही है, डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। यहाँ मैंने एक पॉइंट नोट किया था कि जो हम प्रेशर है, सरफेस का प्रेशर है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम वैक्यूम यूज करते हैं। वैक्यूम यूज करने से क्या होगा कि जो लिक्विड का सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लिक्विड का वो कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमें लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वैक्यूम पंप से हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारा रिड्यूस हो जाएगा तब उसके बाद हम इसकी यहाँ से हीटिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? इसको हम दोबारा से एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि ये ग्लेसन फ्लास्क एक्चुअली है क्या। इसको मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसीजर हमने फॉलो अप कैसे करना है। तो ये है डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। Distillation under the reduced pressure by using the Glaser flask apparatus। ये जो Glaser flask apparatus है इसको हम यूज करते हैं to distillate the thermolabile substances or the liquids which are not stable at the higher temperature। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप का apparatus यूज करते हैं, दैट इज लाइक द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह ही है ये, इसमें डबल नेक apparatus है। ये डबल नेक apparatus, एक नेक के अंदर हमने इसमें डाली कैपिलरी ट्यूब, दूसरी नेक के अंदर हमने इसमें डाली थर्मोमीटर। कैपिलरी ट्यूब को डालने का पर्पस इसमें यही है कि जो लिक्विड की पंपिंग है उसके रिस्क को हम अवॉइड कर सके और इससे जो एक्सेस ऑफ गैसेस है वो रिलीज हो सके, और थर्मोमीटर से
ताकि हमने कितने टेम्परेचर पे हमारे लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हुई है उसको हम नोट कर सकें। इसके साथ हमारा ये साइड ट्यूब से कंडेंसर अटैच है और वो कंडेंसर यहाँ एक रिसीवर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ मैंने एक जो रिसीवर से ऊपर एक ट्यूब है उसके साथ मैंने वैक्यूम पंप अटैच किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना लिक्विड ऐड कीजिए और वैक्यूम पंप के थ्रू हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करेंगे, सरफेस प्रेशर रिड्यूस करेंगे, क्योंकि सरफेस प्रेशर अगर रिड्यूस होगा तो लिक्विड कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको डायरेक्ट आपने बंशन बर्नर से या आपने सेपरेट लैंप से हीट नहीं करना, इसको हम वाटर बाथ या ऑयल बाथ से हीट करेंगे। इसलिए हम इसका जो वाटर बाथ और ऑयल बाथ का जो टेम्परेचर है, इसके टेम्परेचर से टेंटेटिव 15 to 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा मेंटेन करेंगे और इसको हीट करना शुरू करेंगे। जैसे ही लिक्विड हीट करना शुरू होगा, एज द लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉयल अप, इसके वेपर्स राइज होंगे। दीज वेपर्स विल पास थ्रू दिस नेक एंड देन विल आफ्टर द कंडेंसेशन द डिस्टिलेट विल बी कलेक्टेड इन दैट रिसीवर। So this is the process for the distillation under the reduced pressure। ये जो apparatus है ये हमारा लैब स्केल के ऊपर यूज होता है। जैसे कोई अगर सपोज हमने थर्मोलेबाइल ऑयल्स हैं सेपरेट आउट करनी है या उनको डिस्टिल करना है, उसको प्योरीफाई करना है, या थर्मोलेबाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनको हमने सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए हम ये डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर की प्रोसेस जो है वो फॉलो अप करते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट apparatus हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द वैक्यूम स्टिल। दिस वाज द Claisen flask apparatus, next is the vacuum still। दिस इज द वैक्यूम स्टिल। वैक्यूम स्टिल और Claisen फ्लास्क apparatus दोनों का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहेगा कि इनको हम यूज थर्मोलेबाइल ड्रग्स के लिए ही करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द सरफेस प्रेशर और बाय रिड्यूसिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है, जो वैक्यूम स्टिल है, वैक्यूम स्टिल को हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। लेबोरेटरीज में हम Claisen फ्लास्क apparatus यूज करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम वैक्यूम स्टिल को यूज करते हैं। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है वैक्यूम स्टिल की, और वैक्यूम स्टिल का apparatus कैसे काम करता है। ये हमारी है इसके अंदर वैक्यूम स्टिल, ये इसकी है स्टील की जैकेट। दिस इज द स्टील जैकेटेड वैक्यूम स्टिल। ठीक है, दिस इज द स्टील जैकेटेड स्टील। जो ये नीचे आप इसमें देख रहे हो, यहां इसके अंदर होती है स्टील जैकेट, स्टील की है ये, और इसके यहां इसमें फिल है स्टील। दिस इज द स्टील। ये यहां से इसमें आपके पास होंगे वेपर्स, ये सारे इसके अंदर वेपर्स पास हो रहे हैं। These are the vapors। This one is the condenser। ये जो है सारा ग्रीन जो मैंने कलर से हाईलाइट किया है, दैट इज द कंडेंसर और लिक्विड वाटर, कूल्ड वाटर है जो इसके अंदर। दिस इज द कोल्ड वाटर। तो ये सारा का सारा ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द कंडेंसर। ये जो मैंने इसमें नीचे लगाए हुए हैं
are vacuum pump. This also vacuum pump, and these are the receivers. क्लियर है? मेरे ख्याल से अब डायग्राम की जब मैंने लेबलिंग की तो उससे आपको वर्किंग इसकी समझ में आ गई होगी कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर वैक्यूम स्टील यूज की जाती है। फॉर द थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट्स के लिए, थर्मोलेबाइल लिक्विड्स को डिस्टिल आउट करने के लिए हम वैक्यूम स्टील का यूज करते हैं। क्लेजन फ्लास्क में तो हमने जो है ग्लास एपरेटस को यूज किया था, लेकिन इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर हम यूज करते हैं स्टील जैकेटेड स्टील। स्टील जैकेटेड का मतलब है कि ये जो इसकी बॉडी है जिसके अंदर हमने यहाँ वाटर फिल किया हुआ है, यहाँ सारा आपका वाटर नहीं सॉरी लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, जिस लिक्विड को आपने डिस्टिल करना है, ये लिक्विड आपने इसके अंदर फिल किया हुआ है, नीचे यहाँ इसमें स्टीम बन रही है। तो ये हम स्टील की इसलिए रखते हैं, इसमें स्टील की स्टील जैकेटेड जो एपरेटस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा, जब हम वैक्यूम मतलब यहाँ से वैक्यूम अप्लाई करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करेंगे, तो जैसे ही लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा तो हाई क्वांटिटी होने की वजह से प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई मेंटेन होगा वेपर्स का, जिसकी वजह से इट में लीड्स टू द बर्स्टिंग ऑफ द ग्लास एपरेटस। तो उन ग्लास एपरेटस की बर्स्टिंग को बस्ट के होने के रिस्क को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर स्टील का एपरेटस यूज करते हैं। अब यहाँ से जब ये हीट होगा, हीट होने के बाद यहाँ से क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद ये वेपर्स देखिए इसमें जहाँ ये रेड जो कलर के मैंने इसमें वेपर शो किए हैं, ये वेपर्स एक थ्रू द कंडेंसर पास होंगे और यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगी। यहाँ हमने इसमें रिसीवर के साथ, वहाँ पहले क्लेजन फ्लास्क में भी रिसीवर से जस्ट पहले वैक्यूम पंप अटैच किया हुआ था, तो यहाँ भी इसमें हमने वैक्यूम पंप अटैच किए हुए हैं। ये तो मैंने आपको इसमें 2 वैक्यूम पंप है, इसमें मल्टीपल वैक्यूम पंप भी अटैच किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, वेपर प्रेशर रिड्यूस होने के बाद जो लिक्विड है आपका वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और जो उसकी थर्मोलेबाइल नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए, लिक्विड की डिग्रेडेशन को रोकते हुए हम लिक्विड को इजिली डिस्टिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो 2 प्रोसेसेस थी हमारी, बाय यूजिंग द क्लेजन फ्लास्क एंड बाय यूजिंग द वैक्यूम स्टील वी कैन डू द डिस्टिलेशन अंडर द reduced pressure for the thermolabile substances for the liquids which are not stable at very high temperature। इसके अंदर जो ये वैक्यूम स्टील है या जो क्लेजन फ्लास्क है, ये दोनों ही एपरेटस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाती है, इनके डायग्राम समझ में आ जाते हैं, तो आप इसके इजिली प्रोसेस या जो भी इनके यूजेस या जो इसकी वर्किंग है आप इजिली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद द प्यूरिफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन और उनको बनाने के मेथड। थैंक्स अ लॉट।